जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। दोस्तों, समाज में कुछ घटनाएं लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो कुछ गलत वजहों से याद रहती हैं। आज हम उस घटना को याद कर रहे हैं जो आज ही के दिन 1912 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के साथ गुजरी। रूजवेल्ट उस समय अपने राष्ट्रपति के तीसरे कार्यकाल के प्रचार में देश भ्रमण पर थे। जब रूजवेल्ट विस्कॉसिन के मिल्वॉकी में अपना प्रचार कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति जॉन फ्लेमिंग श्रेंक ने उन पर गोली चला दी। गोली उनकी छाती पर लगी और उनकी छाती से खून निकलने लगा। शायद कोई अनहोनी हो ही जाती, लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया। उस समय उनकी जेब में उनके चश्मे का स्टील का कवर और एक 50 पेज की कॉपी थी। गोली शरीर में घुसने से पहले उनके कवर और कॉपी को चीरती हुई उनकी छाती के अंदर घुसी। एनाटॉमी के अच्छे जानकार होने के कारण उन्हें लगा कि गोली फेफड़े तक नहीं पहुंची होगी और उन्होंने अपने लेक्चर के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं की। उन्होंने 90 मिनट की स्पीच दी और इस दौरान उनकी शर्ट खून से भीग चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस श्रेंक ने उन पर गोली चलाई थी, उसने कबूल किया कि उसका गोली चलाने का उद्देश्य था कि रूजवेल्ट तीसरी बार प्रेसिडेंट ना बने। वो सैद्धांतिक रूप से किसी के भी 3 बार प्रेसिडेंट बनने के खिलाफ था। बाद में जब डॉक्टर्स ने उनके घाव का परीक्षण किया तो पाया कि गोली उनकी चेस्ट मसल्स में 3 इंच तक घुसी हुई है और फेफड़ों तक नहीं पहुंची। डॉक्टर्स की सलाह थी कि गोली को बाहर निकालने पर ज्यादा खतरा है, बजाय उसके अंदर ही रहने के। इस तरह वो आजीवन उस गोली को सीने से चिपकाए रहे। श्रेंक एक मानसिक रोगी पाया गया और उसे एक मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां 1943 में उसकी मृत्यु हो गई थी। थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि लोग उन्हें टेडी भी बुलाते थे, जिससे उन्हें सख्त चिढ़ थी और इसी के बाद से सॉफ्ट टॉय टेडी का प्रचलन शुरू हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ब्रिटिश हस्ती की जिसका जन्म हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था। कुछ समय लखनऊ में बिताने के बाद ये बालक अपने परिवार के साथ वापस इंग्लैंड लौट गया और वहां अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करके ब्रिटेन के सबसे प्रतिभाशाली और मशहूर गायकों में से एक बन गया। हम अक्सर किसी समारोह या किसी अपने की उपलब्धि पर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन गाना गाते हैं। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you, or when I let you walk into my heart. ये लोकप्रिय गाना भी इसी हस्ती द्वारा गाया हुआ है। अब आपको ज्यादा उत्सुक ना करते हुए हम बताते हैं इस शख्स के बारे में। ये हैं ब्रिटेन के सिंगर, सॉन्ग राइटर और उद्यमी क्लिफ रिचर्ड। इनके गाए हुए 14 गाने यूके चार्ट्स में अव्वल दर्जे पर रहे हैं। 1950 और 60 में अपने बैंड शैडोज के साथ बनाए इनके गाने ब्रिटिश चार्ट्स में हमेशा शीर्ष पर रहे हैं। रिचर्ड और एल्विस प्रेस्ली दुनिया में 2 ही ऐसे शख्स हैं जिनके गाने 6 दशकों तक लगातार ब्रिटिश चार्ट्स में शामिल रहे हैं। ब्रिटिश चार्ट्स में रिचर्ड्स के 130 से अधिक एल्बम्स और ईपी यानी एक्सटेंडेड प्लेज रहे हैं, जिनमें से 20 शीर्ष स्थान पर रहे हैं। उनके रिकॉर्ड्स की कॉपियां 250 मिलियन से ज्यादा बिकी हैं। रिचर्ड का जन्म 14 अक्टूबर को 1940 यानी 1940s में लखनऊ में हैरी बेव के नाम से हुआ था।
इंग्लैंड के भारत छोड़ने के बाद इनका परिवार भी 1948 यानी 1948 में भारत छोड़ के इंग्लैंड जा बसा। लेकिन भारत में शानो शौकत का जीवन निर्वाह करने के बाद उनके परिवार को वहां गरीबी से जूझना पड़ा। लेकिन इस वजह से रिचर्ड का संगीत सीखने के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। संगीत के शहंशाह एल्विस प्रेस्ली से प्रभावित होकर उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड द क्विंटन्स शुरू किया, जिसके साथ वो लोकल क्लब्स में परफॉर्म किया करते थे। अपने 16वें जन्मदिन पर पहला गिटार तोहफे में मिलने के बाद उन्होंने नए बैंड द ड्रिफ्टर्स में लीड सिंगर के तौर पर गिग्स में परफॉर्म किया और गाने भी गाए। 1958 में हैंक मार्विन और ब्रूस विल्च बैंड में शामिल हो गए और अगले वर्ष बैंड ने अपना नाम द ड्रिफ्टर्स से बदलकर द शैडोज रख दिया। इसी दौरान उन्होंने बतौर अदाकार अपनी पहली फिल्म सीरियस चार्ज में काम किया। इस फिल्म में क्लिफ का सबसे बड़ा हिट गाना लिविंग डॉल भी था। Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just 'cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Well, take a look at her hair, it's real and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk, so no big hunk can steal her away from me. रिचर्ड की दूसरी फिल्म एक्सप्रेसो बोंगो पहले से भी ज्यादा सफल रही और समीक्षकों द्वारा सराही गई। जैसे जैसे रिचर्ड की एल्बम्स और फिल्में रिलीज हो रही थीं, वैसे वैसे उनके समर्पित प्रशंसकों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। 1961 में रिलीज हुई फिल्म द यंग वंस का गाना कई हफ्तों तक यूके चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा था। बतौर लीड उनकी दूसरी म्यूजिकल फिल्म समर हॉलिडे का टाइटल गाना भी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा। While the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. 1970 में उन्होंने अपना टीवी शो लॉन्च किया, जो कि म्यूजिक और कॉमेडी का संयोजन था। उसी साल उन्होंने 5 फिंगर एक्सरसाइज नाम के नाटक के साथ थिएटर में अपना डेब्यू किया। हालांकि शुरू में ये नाटक सूक्ष्म समलैंगिकता की थीम की वजह से विवादों में घिरा रहा, लेकिन तब भी इसे समीक्षकों और दर्शकों ने बहुत पसंद किया। Well, in actual fact, about 3 or 4 years ago, I quite fancied the idea of doing something a little more demanding. And in fact, my first attempt was in a film called Two a Penny, which was the first sort of real role that I'd ever been offered. And I enjoyed doing that, but that was 3 years ago, and sort of I did a TV play as well to keep myself exercising. And then this opportunity turned up, and I chose to be in 5 finger exercise. – 1988 में उन्होंने अपनी पहली क्रिसमस थीम्ड एल्बम मिसलटो एंड वाइन रिलीज की और अगले वर्ष वो 100 सिंगल्स रिलीज करने वाले पहले ब्रिटिश आर्टिस्ट बन गए। 1995 में वो पहले पॉप स्टार बने जिन्हें सर की उपाधि मिली। वो क्लिफ रिचर्ड से सर क्लिफ रिचर्ड बन गए। इसके बाद उनकी 1999 में रिलीज हुई एल्बम द मिलेनियम प्लेयर भी श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय रही। हालांकि रिचर्ड का नाम टेनिस खिलाड़ी स्यू बार्कर और अदाकारा उना स्टब्स के साथ रोमांटिक रिश्ते कायम करने के लिए जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की। तो चलिए हम रिचर्ड को उनके जन्मदिन पर उन्हीं के गाने को प्ले करके ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये संगीत आपको किसी बॉलीवुड गाने की जरूर याद दिलाएगा। You are my theme for a dream, yes you are a rare and lovely theme. You're a theme for a dream. The dreams I dream day and night, that your arms are holding me so tight. You're a theme for a dream. When I dream I kiss you, Kiss you, music filled with starlight. starlight.
Every time I touch you, When I touch you, each and every time a chime rings out, I love you, only you forevermore. 'Cause you're my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely theme. You're my theme for a dream. So angel, please say that you love me too, and make my dreams come true. You're my theme for जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे अभी तक कोई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया है। विज्ञान के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन शायद वैज्ञानिक इस चुनौती को बहुत शीघ्र तोड़ने की राह पर हैं। इस चुनौती को तोड़ने के सबसे करीब अगर कोई वैज्ञानिक हैं, तो वो हैं अमेरिका के डॉक्टर जॉन क्रेग वेंटर, जो कि कोशिकाओं में मौजूद जीनोम के रहस्यों की खोज के आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर वेंटर और उनके इंस्टीट्यूट जे क्रैग वेंटर इंस्टीट्यूट में कार्यरत वैज्ञानिक कृत्रिम कोशिका बनाने की तैयारी में है। दोस्तों, वैज्ञानिकों में जीनोमिक रिसर्च एक हॉट टॉपिक है और कई वैज्ञानिक इस क्षेत्र में लगातार रिसर्च कर रहे हैं। जीनोम क्या है और इसका अध्ययन इतना जरूरी क्यों है, ये जानना जरूरी है। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि बच्चों की शक्ल, सूरत और गुण माँ बाप से क्यों मिलते हैं। क्यों एक प्रजाति के बीज उसी प्रजाति के पेड़ पौधे पैदा करते हैं। दरअसल इसके पीछे कारण होता है उस भ्रूण या बीज में स्थित जीनोम का, जो उस प्रजाति के गुणों को अपने में संजोए रखते हैं। हर कोशिका में स्थित जीनों का समूह, जिसे जीनोम कहते हैं, अपने में विशेष गुण लिए होता है और वही गुण आगे की पीढ़ियों में अंतरित होते जाते हैं। आज भी किसी के माता पिता से उनकी संतान का मिलान करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। Our genome is our complete collection of genetic material that we inherited from our parents. It's in the form of our 46 chromosomes inside of every cell. So we get half of our genetic code from our father and half from our mother. And there's roughly 6 billion letters, A, C's, G's, and T's in our genome. So decoding it was working out the exact order, the spelling of all 6 billion of those letters. That's why it was such a big test. आज हम डॉक्टर वेंटर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1946 अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी में हुआ। शुरू से ही वो पढ़ाई में अव्वल थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए वियतनाम के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाना पड़ा। ये काम उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ उनका रुझान मेडिकल की तरफ मुड़ गया। वियतनाम से वापस आने के बाद उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सैन डिएगो चले गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें इस पढ़ाई से अरुचि हो गई। वेंटर ने सैन डिएगो छोड़ दिया और 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में कार्य करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करते हुए उन्होंने 1990 में जीनोम की खोज अपने द्वारा खोजी EST मेथड से की। उनका दावा था कि ये मेथड एनालिसिस का सबसे सस्ता और सबसे तेज रास्ता है। उसी समय यूएसए में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, जिसने डॉक्टर वेंटर की इस खोज की खिलाफत की और इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसी बीच NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने डॉक्टर वेंटर की इस खोज का पेटेंट कराने का प्रयास किया, जो कि विवादों में फंस गया। इन विवादों के बीच डॉक्टर वेंटर ने 1992 में एक NGO की स्थापना की, जिसका नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक रिसर्च यानी TIGR रखा गया, जहां पर उन्होंने और उनकी टीम ने पहली बार इन्फ्लुएंजा के बैक्टीरिया के जीनोम को अपनी जीनोम शॉटगन टेक्निक से डिकोड कर इतिहास रच दिया। Well, like all science, it builds on what became before. So we had new sequencing instruments that teams of engineers had made. We had to build very large computers, the third largest in the U.S. in 1999 to actually assemble the genetic code. But my team brought to a whole new approach where we used mathematics, robotics, and high-end computing to replace tens of thousands of scientists that people thought it would take because the task was so large. It had to be split up not only in the US but around the world. इसके बाद डॉक्टर वेंटर मानव जीनोम की खोज में लग गए। इस काम को करने के लिए डॉक्टर वेंटर ने सेलेरा गेनोमिक्स कंपनी बनाई। 2008 में उन्होंने कृत्रिम DNA स्ट्रक्चर बनाया, जिसका अंतिम लक्ष्य कृत्रिम रूप से जीवित सेल का निर्माण करना है। ये जानना जरूरी है कि कृत्रिम सेल बनाने और जीनोम के अध्ययन की जरूरत क्यों होती है। वास्तव में हर जीन एक विशिष्ट गुण लिए होता है और शरीर के हर गुण दोष के लिए जीन ही जिम्मेवार होता है।
अगर किसी दोष के लिए जिम्मेवार जीन का पता चल जाए तो उसकी संरचना में सुधार कर उस दोष को दूर किया जा सकता है। मधुमेह, कैंसर, अल्जाइमर, हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए जीन में आए दोष ही जिम्मेदार होते हैं। अतः इनमें सुधार लाकर इनका इलाज सरल हो जाता है। इसी तरह अगर कृत्रिम सेल का निर्माण संभव हुआ तो साइंटिस्ट कृत्रिम रूप से शरीर के अंगों का निर्माण कर पाएंगे। मानवता के लिए उपकारी इन कार्यों के लिए पूरा विश्व डॉक्टर विंटर और उनके जैसे कई अन्य वैज्ञानिकों का ऋणी रहेगा। आज हम डॉक्टर विंटर को उनके जन्मदिन पर इस आशा के साथ कि उनके कार्य मानव समाज के लिए वरदान साबित हों, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आजकल के जमाने में पश्चिमी संगीत का हमारे देश में इतना वर्चस्व फैल गया है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी संगीत और साज कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन अब भी ऐसे कुछ परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको संजोए हुए हैं। ऐसे ही एक प्रख्यात और सम्मानित सितार वादक हैं उस्ताद शाहिद परवेज खान। ये अपने परिवार इटावा घराना की 7वीं पीढ़ी के सदस्य हैं जो सितार वादन में माहिर हैं। उस्ताद जी सिर्फ दुनिया भर के प्रख्यात सितार निर्वाहक ही नहीं बल्कि एक समर्पित सितार शिक्षक भी हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि संस्कार डालने के लिए पहले सुनना चाहिए, बच्चों को सुनवाना चाहिए, म्यूजिक सुनवाना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, कहावत कहते हैं कि देखिया, सीखिया और परखिया। तो पहली चीज है, देखिया का मतलब होता है सुनना, सीखिया मतलब फिर उसकी तालीम लेना, और परखिया का मतलब होता है रिसर्च करना। तो सबसे पहले सुनना। जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं होंगे, जब तक एक अच्छे सुनकार नहीं होंगे, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। उसके आगे का मतलब होता है ना ही आप ठीक से सीख पाएंगे, ना अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, ना अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। तो पहली चीज होती है कि सुनना, जिसको कहा जाता है कि भाई आपके घर में या आपके घराने में एक माहौल होता है म्यूजिक का। जब ये कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आपने सुना होगा काफी। सबसे ज्यादा मेरी अपनी सोच ये है कि सुनने से इंसान सीखता है। इसमें 14 अक्टूबर 1955 में जन्मे उस्ताद जी सितार संगीत पर समर्पित परिवार इटावा घराना से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें सितार का प्रशिक्षण अपने पिता उस्ताद अजीज खान से मिला। कहा जाता है कि उनके पिता ने सितार वादन का लाइव परफॉर्मेंस ना करके फिल्मों में संगीत देने का निर्णय किया था। लेकिन इस बात से उनके पिता उस्ताद वहीद खान इतने खफा हुए कि उन्होंने अजीज जी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उनके पोते यानी शाहिद परवेज को उचित रूप से प्रशिक्षण ना दिया तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर अजीज जी बॉलीवुड और मुंबई दोनों छोड़कर एक छोटे से गांव में बस गए और अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को सितार सिखाने में समर्पित कर दी। उस्ताद जी ने पहली बार सितार वादन का सार्वजनिक प्रदर्शन 8 वर्ष की उम्र में किया था। वो रागों के छोटे से छोटे अंश पर ध्यान देते थे और अपने हर नए प्रदर्शन में उन्होंने विशेष रूप से लयकारी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। उस्ताद जी अपने संगीत के प्रति प्रेम को लेकर कहते हैं, म्यूजिक इज माई लाइफ। लेकिन दोस्तों, हम ये कहते हैं कि आप जैसे समर्पित संगीतकारों की अभी देश को बहुत जरूरत है। हम आज उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयां देते हैं। उस्ताद शहीद परवेज खान के बाद अब बात करते हैं एक और सितार गुरु की, जिन्होंने उस्ताद जी की तरह ही अपने सितार वादन से दुनिया भर को सम्मोहित किया था। वो हैं प्रसिद्ध सितार वादक निखिल बैनर्जी। निखिल बैनर्जी मेहर घराने से ताल्लुक रखते थे और उनके गुरु दिग्गज संगीतज्ञ बाबा अल्लाउद्दीन खान रहे हैं। निखिल दा संगीत में तकनीकी कला प्रवीणता के लिए जाने जाते थे। निखिल दा का जन्म 14 अक्टूबर 1931 कलकत्ता में हुआ था। हालांकि उनके परिवार में संगीत की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता था, लेकिन उनके पिता ने, जिन्हें थोड़ा बहुत सितार बजाना आता था, उनको सितार का प्रशिक्षण लेने के लिए बढ़ावा दिया। कुछ सालों तक निखिल दा और उनकी बहन को खुद से पढ़ाने के बाद उन्होंने गौरीपुर के जमींदार ब्रजेंद्र किशोर रॉय चौधरी को कुछ समय तक प्रशिक्षण दिलवाया। ये उनके हुनर और प्रशिक्षण का नतीजा था कि मात्र 9 साल की उम्र में निखिल दा ने ऑल बंगाल सितार कंपटीशन में पहला खिताब जीत लिया था।
I started my music when I was about 5 years old because music it's in my family. My father used to play, my grandfather also, but they were not a professional musician because I belong to a very priest class family. I am not supposed to take music as profession, but still my father insisted. So now I am very happy that I have taken music as a profession because nothing like music. Music is the best form of art, I think so. $1947 में निखिल दा पहली बार अलाउद्दीन खान से मिले और वो चाहते थे कि खान उनके गुरु बने। वो उनके हर कॉन्सर्ट में उनका संगीत सुनने पहुंच जाते थे। जब खान साहब ने उन्हें किसी कारणवश प्रशिक्षण देने से मना किया तो उन्होंने उनको आत्महत्या तक करने की धमकी दी। लेकिन कुछ समय बाद रेडियो पर प्रसारित हो रहे उनके बेहतरीन सितार वादन को सुनकर उन्होंने हामी भर दी। मैहर में 5 साल बिताने के बाद निखिल दा ने दुनिया भर के संगीत कार्यक्रमों में परफॉर्म किया। उन्होंने अपने करियर में केवल हिरेन रॉय सितार बजाया। उन्होंने अपने संगीत की एल्बम भी रिकॉर्ड करवाई। ग्लैमर और लाइमलाइट से दूर वो मानते थे कि संगीत उनके लिए आत्मिक पथ था। उनकी रागों की व्याख्या बहुत परंपरागत थी। हालांकि उनके राग पुरानी परंपरा से जुड़े थे, लेकिन उससे उभरते हुए उनके विचार नवीन और भिन्न होते थे। उन्होंने कलावती और मारवा के विचारों को संयोजित करके राग मनोमंजरी बनाया था। 1968 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था और उनकी मृत्यु के बाद पद्म भूषण से। आज इस संगीत के उस्ताद के जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे गुलाम भारत के आसमान में गूंजते होंगे जब देशवासी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दोस्तों, जब देश 1857 में अपनी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हार गया था, तब पूरे देश में निराशा का माहौल था। आजादी बहुत दूर की कौड़ी नजर आती थी, लेकिन अंधकार के इस वातावरण में आजादी के कुछ परवाने उजाले की किरण लेकर आए। आज हम परिचय करा रहे हैं उस महान स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल का, जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1884 दिल्ली के एक परिवार में जन्मे लाला हरदयाल बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और इतिहास में प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद उनकी प्रतिभा से कायल होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान पर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान वो भारतीय अप्रवासी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने का परिणाम ये हुआ कि हरदयाल जैसा मेधावी विद्यार्थी देश की आजादी का सिपाही बन गया। वो सरकारी सहायता ठुकराकर 1908 में देश वापस आ गए और उन्होंने अत्याचारी ब्रिटिश शासन के अंत का संकल्प ले लिया। भारत वापस आकर उन्हें समाज की जमीनी हकीकत का पता चल गया। यहाँ उन्होंने देखा कि भारतीय समाज अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। जातिगत भेदभाव ने समाज को आपस में बांटा हुआ है। उनमें एक ही राष्ट्र के निवासी होने की कोई भावना नहीं थी। भारत आकर पहला विचार उनके दिमाग में आया कि लोगों को शिक्षित किया जाए और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाई जाए। वो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे और मानते थे कि ब्रिटिश शिक्षा यहाँ के लोगों में हीन भावना भर रही है। इन्हीं तथ्यों को नजर में रखते हुए उन्होंने भारतीयों को संस्कृत और इतिहास का अध्ययन करने की प्रेरणा दी। आजादी के रास्ते की खोज के लिए वो 1908 में तब के शीर्ष आंदोलनकारी लाला लाजपत राय से मिलने पंजाब गए। वहां उन्होंने लाला जी और उनके साथियों के साथ ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत के बारे में विचार विमर्श किया और तय किया कि ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग किया जाए। इसी रास्ते पर चलते हुए वो सरकारी नीतियों के खिलाफ स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में उत्तेजनात्मक लेख लिखने लगे, जिस पर सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया। परिस्थितियों को भांपते हुए लाला लाजपत राय ने उन्हें विदेश जाने की सलाह दी।
जिस पर अमल करते हुए वो 1909 में पेरिस चले गए। पेरिस में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। अंततः कई देशों का भ्रमण करते हुए वो अमेरिका चले गए। ये वो समय था जब अमेरिका स्वतंत्रता का प्रतीक देश था और कई देशों के स्वतंत्रता सेनानी वहां से अपनी गतिविधियां चला रहे थे। इसी समय यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। समय की नजाकत को भांपते हुए लाला हरदयाल ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का सही समय समझा। उन्होंने अमेरिका में बसे सिख अप्रवासियों की सहायता से गदर नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया और उसमें अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए। इसमें उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जमकर प्रचार किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर कई सिख भारत आए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की तैयारियां करने लगे। इसी बीच अमेरिकी सरकार ने लाला जी को उनके भड़काऊ लेखों के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन वो भागकर बर्लिन चले गए और फिर उसके बाद वहां से स्वीडन। इसी दौर में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर प्रकाशित हुई। 4 मार्च 1939 को इस महान सेनानी का निधन हो गया था। आज उनके जन्मदिन पर इन शब्दों के साथ उन्हें याद करते हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। मिलते हैं कल फिर से बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,